गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठे रहा करो, बैठे रहो, बैठे रहा करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर निकाल लो एक बार। देखो, आते ही क्लास में एकदम चुपचाप बैठना चाहिए। एक एक मिनट हमारा इंपॉर्टेंट है। पहले तो क्लास लेट छूटी है, उसके बाद है ना, इसलिए बिल्कुल आते ही चुपचाप बैठ जाओ एकदम क्लास में। कोई भी डाउट हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, हाँ सभी डिस्कस करेंगे, कंप्लीट पूरा पेपर। गेट लगा दो यार। अच्छा, बात बंद कर दो, बिल्कुल। गेट लगाते हुए आओ। ओके, पेपर 1। एक मिनट देना जरा, मैं एक बार देख लेता हूँ। जो पीडीएफ मेरे पास है वही है ना पेपर। एक्सरसाइज, सॉरी, पेपर। अरे बात बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 1, डाउट है। ओके, अब चिल्लाओ मत। डाउट है कहने में अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1। अरे बात बंद कर दो। जो मैंने कितनी बार बोल दिया बात बंद करने के लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास दो प्लेन मिरर है और दोनों की जो डायरेक्ट इमेज बन रही है, डायरेक्ट मतलब एक की रे दूसरे पे नहीं गिरानी है आपको, डायरेक्टली पहले मिरर से और दूसरे मिरर से इमेज फॉर्म करनी है। तो एक बात बताओ, एक आपका प्लेन मिरर ये वाला है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। प्लेन मिरर इज एट रेस्ट। तो प्लेन मिरर जब रेस्ट पर होता है तो फिर आप कह सकते हो डायरेक्टली कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिवर्स हो जाता है और पैरेलल कंपोनेंट विल रिमेन सेम। तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास इस डायरेक्शन में। तो पहली इमेज तो ये बन गई, तो उसको ये देखो चाहे ये देखो, बात एक ही है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम। अब देखिए, जो सेकंड मिरर है वो यहां से कितना एंगल पर है, बीटा। ओके, अच्छा मैं डायरेक्ट ऐसे कर दूं क्या कि जैसे ये है ना, या चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी करना चाहो। ये एंगल कितना है, बीटा, है ना। तो प्लेन मिरर इज एट रेस्ट, तो सिंपली इधर v का कंपोनेंट ये बीटा है ना, तो ये भी बीटा। दिस वुड बी और v cos बीटा, और ये इधर v sin बीटा, v sin बीटा। ओके, अच्छा ये जो आपके पास वेलोसिटी आई है, तो इससे आपको इमेज की वेलोसिटी चाहिए। तो इमेज की इधर वेलोसिटी हो गई कितनी, v sin बीटा, और इधर क्या हुआ, v cos बीटा। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखना बिल्कुल फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए, कि जैसे ये वेलोसिटी ऐसे बीटा एंगल बना रही है ना, तो ये भी नेट आने पर इधर क्या बनाएगा, ये एंगल भी कितना होगा, बीटा, और नेट स्पीड कितनी होगी, v। अरे समझते हो,
अगर मिरर रुका हुआ हो तो, अदरवाइज इट विल बी एप्लीकेबल रिलेटिव टू मिरर, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझ में आती है? तो अब मुझे बताइए, वो कह रहा है कि इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, तो क्या इसकी वेलोसिटी इसके जैसी है? तो इन दोनों में देख लूं डायरेक्ट, मतलब इसके भी कंपोनेंट बना सकते हैं हम। तो रिलेटिव में v cos बीटा तो कैंसिल आउट, योर आंसर वुड बी 2v sin बीटा। तो इसका आंसर है 2v sin बीटा। ओके, 2v ऐसे होगा बेटा, इधर है ना v sin बीटा है, और इधर कितना है v sin बीटा। ओके, तो इस वेलोसिटी में से इसको रिवर्स कर माइनस करेंगे, तो इसका मतलब इसको रिवर्स करके ऐड करेंगे, तो इट विल बी व्हाट 2v sin बीटा, और v cos बीटा विल बी कैंसिल्ड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 2। डाउट है 2 में? क्यों डाउट है? किसी का आंसर क्या 21 लग रहा है किसी को? उसमें 21 क्यों नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। एक मिनट, मुझे मालूम है आपको डाउट कहां आएगा। एक मिनट, मुझे बताइए, फर्स्ट रिफ्लेक्शन होने के बाद सेकंड रिफ्लेक्शन कहां पर होता है? तो मान लीजिए फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां हुआ थोड़ी देर के लिए, तो सेकंड रिफ्लेक्शन क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है, तो ये 45 डिग्री है, तो अगर ये कितना सेंटीमीटर 10, तो यहां से ये दूरी कितनी 10 सेंटीमीटर, कंफर्म? तो एक 10 सेंटीमीटर के बाद फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो इसने बताओ यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी दी है आपको? कितना? 200 सेंटीमीटर। टाइम से आया करो, ठीक है? तो ये 200 सेंटीमीटर है ना, तो वैसे तो आपको दिख रहा है कि 10 10 करेंगे तो 20 आएगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे, जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है वो जस्ट इनसाइड है, एज पर नहीं है, एज से थोड़ा अंदर है। तो मुझे बताइए जो लास्ट वाला रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा बाहर हो जाएगा क्या? इसलिए आपके पास यहां से चलने पे 19 दिखेंगे सीधे सीधा, और एक ये वाला, यस और नो? तो जो जस्ट इनसाइड की वजह से, अभी मैंने इसको काउंट नहीं किया थोड़ी देर के लिए, तो अगर मैं इसको एज पे लेता तो टोटल मुझे 20 रिफ्लेक्शंस दिखाई देते, प्लस ये 1 करता मैं। अभी इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो अब यहां से ये लेंथ 20 है या नहीं? 20 से थोड़ा कम है, यस और नो? तो यहां से आगे 1 2 3 4 ऐसे कितने रिफ्लेक्शन होंगे? 19, यस और नो? और 19 प्लस 1, हाउ मच रिफ्लेक्शंस? 20 रिफ्लेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, 5 का आंसर में डाउट है किसी को? क्लियर है 5? फोर्थ में डाउट है? फोर्थ फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है, देखो आराम से रहो पहले तो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखो सबसे पहले आपके पास एक प्लेन मिरर है, कितनी हाइट है इसकी? h, और आपका जो सोर्स है वो यहां से और यहां, ये h और ये भी h, एंड यू हैव अ स्क्रीन। ओके, तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि कितने विड्थ पर रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी? तो एक तरीका तो क्या है कि यहां से रे को इस जगह से रिफ्लेक्ट करा के पहुंचा दो, और यहां रिफ्लेक्ट करके कर दो, या थोड़ा सा इजी डायग्राम लगे उसके लिए पहले क्या बना लो? इमेज, क्योंकि प्लेन मिरर में ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट एट द इमेज पॉइंट, यस और नो? तो इमेज आपको यहां मिल गई, ये आपके पास स्क्रीन है, तो यहां से आप ऐसे जाएंगे तो ये यहां इंटरसेक्ट करेगा, यस और नो? ठीक है, तो ये h है आपके पास, और ये भी h, एंगल कितना 45, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी हुई? 3h, तो ये 3h है, और एंगल कितना 45, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? वरना आप tan थीटा h बाई h लिखो, फिर यहां से tan थीटा y बाई 3h, तो y की वैल्यू 3h आ जाएगी। फिर सेकंड ये वाला है,
यहां से लेके यहां तक इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू है ना, तो उसकी जो रेज जिस रेंज में होंगी वहां से हम एनालाइज कर सकते हैं। तो ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, तो यहां से लेके यहां तक इसकी रिफ्लेक्टेड रेज एग्जिस्ट करती हैं। तो ये एंगल कितना है, जो भी है ये भी उतना ही है। ये कितना है 2h, और ये h, मान लो ये एंगल फाइ है, tan phi इज h बाय 2h, क्या कहते हो। तो इधर से इसको मान लेता हूं मैं कुछ x, तो ये x बाई 2h हो जाएगा, तो योर x इक्वल टू h। अरे समझ में आया। तो ये x आया h के बराबर, टोटल 3h, योर आंसर वुड बी 3h माइनस h, इट इज 2h। ओके, देखो प्लेन मिरर में क्या होता है कि ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो एक ही है कि ऑब्जेक्ट इमेज की लाइन ज्वाइनिंग मिरर के परपेंडिकुलर होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द, बस ये एक कॉन्सेप्ट है, इसी पे सारे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए, 6 का आंसर ए क्या दिया, डी दिया है क्या, कितने लोगों का आंसर ए आ रहा है। वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अरे इधर देखो, हालांकि इसमें एक छोटा सा पॉइंट और लिखा होना चाहिए कि सरफेस स्मूथ है, हालांकि हमने अंडरस्टूड कर लिया कि भाई ठीक है मान लेते हैं। तो इधर देखो ये कितना एंगल है 15। तो सबसे पहले यार तुम लोग ऐसे बात मत करो, बिल्कुल क्लास को एकदम पिन ड्रॉप चाहिए मेरे को। इधर वेलोसिटी v है, ओके, कैसा कोलिजन है, इलास्टिक, वैसे स्मूथ सरफेस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल कितना है, ये 15 डिग्री है, ये 90 है, तो ये 75 है, और ये 75 है, तो ये भी, यानी नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है 15 डिग्री, कंफर्म। तो आफ्टर कोलिजन आपको पता है कि ये वाली वेलोसिटी तो रिवर्स हो जाएगी, और इधर अलोंग वेलोसिटी को हमें सेम रखना है, हालांकि क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए। तो इधर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, ऑब्जेक्ट कौन है आपका ये, अरे यस और नो। अब आपको इसकी वेलोसिटी मतलब इमेज की वेलोसिटी बनानी है, ठीक है। तो एक तरीका तो है कि भाई परपेंडिकुलर पैरेलल बना के थोड़ा टाइम वेस्ट करें, या अगर मिरर रुका हुआ हो या मिरर के रिलेटिव, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, बताओ ये एंगल कितना 75, तो आपको पता है पैरेलल तो सेम रखना है, और परपेंडिकुलर, इसका मतलब यहां से 75 डिग्री के एंगल पे, कहां से, मिरर ये है ना, तो मिरर से कितना एंगल लेना है आपको 75 डिग्री, तो 75 डिग्री ये है इधर, तो यहां से 75 पीछे इस लाइन पर आ जाएगा, इस वर्टिकल लाइन पर, बोलो कि ये एंगल भी कितना है 75, ये भी 75, तो इधर इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी। अरे समझ में आया क्या। तो इसका आंसर v है माइनस जे कैप, क्योंकि ये 75 ये 75 जस्ट नीचे आ रहा है। अरे यस और नो, क्लियर। तो इसका आंसर ए करवा देंगे हम, -10 जे कैप। अरे क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ अलोंग, हाँ रिवर्स हो गई ना, तभी तो ऊपर गया ये तो सेम ही रहेगा, नहीं ये रहा, ऐसे देखो ये v का v cos 45 इधर था, तो ये v cos 45 इधर हो गया, v sin 45 विल रिमेन सेम, v sin 45 रिमेन सेम। तो पहले तो ये कोलिजन से निकाला हमने, तो ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वाली v cos 45, और ये v sin 45। अब क्या होगा, ये वेलोसिटी तो रिवर्स हो गई इधर, और ये वाली वेलोसिटी, अरे बात समझे कि नहीं, तो ये वेलोसिटी रिवर्स हो गई इमेज में, और ये सेम रहेगी। तो वेलोसिटी जैसे ऑब्जेक्ट की है वही वेलोसिटी इमेज की आ जाएगी। किसी का थर्ड में क्या डाउट है बेटा, चलो अभी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7
नहीं देखो, दो आंसर हो सकते हैं, एक 2 थीटा हो सकता है, एक 2 पाई माइनस 2 थीटा हो सकता है। तो 2 थीटा आपके पास अवेलेबल है, इसलिए डेफिनेटली जब आपको ये बात पता है कि दो आंसर हो सकते हैं तो आपने नन ऑफ दिस क्यों टिक किया है भाई सिंह? नहीं, अब ये तो इसका कुछ नहीं, ये क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं है, सही है क्वेश्चन। मतलब एक आंसर एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अरे यार एक मिनट, मास्क उतार के बोलो, आवाज नहीं आ रही। क्या है? अच्छा, 2 पाई माइनस 2 थीटा से भी हो सकता है आंसर। तो आंसर ए और बी दोनों है क्या? अच्छा, ए बी आ रहा होगा आपका, ठीक है ठीक है। मुझे लगा किसी ने नन ऑफ दिस लगा दिया, नहीं तो फिर ए और बी दोनों को मार्क्स दिलवा देंगे। ओके, ठीक है ना, यही तो कहना चाह रहे हो भाई, किसी ने ए टिक किया होगा, किसी ने, यही है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। अरे यार पहले तो तुम लोग बातचीत बंद कर दो एकदम। क्वेश्चन नंबर 8 में भी डाउट है, आप अलग से पूछ सकते हो मेरे से। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल क्वेश्चन है, बताना है। देखो एक मिनट में फंक्शन बना देता हूं, थोड़ा सा आप लोग मॉड एक्स जानते होंगे, तो आपका एक्सेलेरेशन कितना प्रोवाइडेड है? 2 प्लस मॉड ऑफ टी माइनस 2। तो मेरे पास क्या कंडीशन है, व्हेन टी लेस देन 2, तो टी लेस देन 2 पर क्या होगा, ये चीज नेगेटिव होगी, तो इसको डायरेक्ट माइनस लगा दें एक और आगे, तो योर एक्सेलेरेशन वुड बी 2 माइनस टी माइनस 2 ए इक्वल्स टू 4 माइनस टी। एक तो ये आ गया, और उसके बाद फॉर टी ग्रेटर देन 2 कितना आएगा, ये तो हो जाएगा क्या, ये भी पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा ए इक्वल्स टू 2 प्लस टी माइनस 2। मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन कराया था क्या जिसमें दो फंक्शन दिए थे एक्सेलेरेशन के? तो ये एक्सेलेरेशन के दो फंक्शन है, आपको किस टाइम पर पहुंचना है, 4 सेकेंड। तो पहले ये वाला इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके 2 तक, फिर जो वेलोसिटी आएगी उसको रख के यहां से इंटीग्रेट करना है 2 से 4, 2 की वेलोसिटी यहां से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 13 देख लेते हैं। देखिए, अरे यार तुम लोग ऐसे बच्चों की तरह पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। मैं एक क्वेश्चन में 5 बार बोल चुका हूं चुप रहने के लिए, टाइम आपका खराब हो रहा है, मैं बिल्कुल बात बता रहा हूं, मुझे एक क्वेश्चन कट कर देना पड़ेगा टाइम की कमी की वजह से। मेरे पास 14-15 लेक्चर हैं, बात समझते हो क्या आप? तो मुझे 15 लेक्चर में कंप्लीट करना है। अब आप 15 लेक्चर तक बात कर लो चाहे पढ़ लो, आपकी चॉइस है। अरे यस और नो? बार बार बोलना पड़ रहा है, जेई के क्लास है यार। ये कितनी है वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, और मिरर वेलोसिटी आपको प्रोवाइडेड है। मिरर किस प्लेन में है, वाईजेड प्लेन में, तो मिरर का जो नॉर्मल होगा वो एक्स के अलोंग होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की और इमेज की वेलोसिटी मिरर के पैरेलल हमेशा सेम रहती है, उसमें मिरर के मूविंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो पहली बात, क्योंकि मुझे पता है कि नॉर्मल किस ओर आ रहा है, आई कैप, तो नॉर्मल आई कैप के अलोंग है, तो इमेज की वेलोसिटी में डायरेक्ट लिख रहा हूं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट, नॉर्मल के अलावा बाकी कंपोनेंट सेम रहेंगे। तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो यहां पर मैंने दो कंपोनेंट उठा लिए, 3 जे कैप प्लस, ये बात जानते हो। अब ये इस पर बात होगी बस कि ये कितना आएगा। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर टू मिरर रिलेशन होता है वीओ, अगर मिरर चल रहा हो वी आई इक्वल्स टू 2vm, जानते हो। बट दिस इज ओनली द कंपोनेंट्स नॉर्मल टू द मिरर। तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी नॉर्मल टू द मिरर इज 2 आई कैप, इमेज वेलोसिटी आपको चाहिए, और 2 टाइम्स ऑफ मिरर वेलोसिटी आई कैप, दैट मीन्स इमेज वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मिरर इज 0। तो दिस इज योर
आंसर 0 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 6 K कैप। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, सिंपल है। इसके बाद 17 का आंसर हो गया। कितने लोगों का हो गया? एक मिनट रुक जाओ, डाउट क्या मैं बता रहा हूं, बैठ जाओ पहले। अच्छा एक बात बताइए, एक्सेलेरेशन माइनस एस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी दिया है ना? अच्छा पार्टिकल को रेस्ट से स्टार्ट करने के लिए कहा है क्या? पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम टी बराबर 0 पे उसका एक्सेलेरेशन देखो 0 है, तो क्या पार्टिकल चल पाएगा? बताओ, पार्टिकल की वेलोसिटी भी 0, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 और t इक्वल टू 0 पे एक्सेलेरेशन भी, तो पार्टिकल चलेगा कैसे? पहली बात तो ये। अच्छा दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग मैथमेटिकली भी चलते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा आंसर में क्या दिया है, x इक्वल टू क्या दिया है, a साइन ओमेगा टी। इसको हमने क्या किया, जो जिन लोगों को डाउट आ रहा है उनको क्यों आ रहा है मैं बता रहा हूं आपको। जैसे x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी को 2 बार डिफरेंशिएट करने पे ये बात आ जाएगी, ये बात सही है, लेकिन एक बार डिफरेंशिएट करने पर आ रहा है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बताइए पार्टिकल आपसे t बराबर 0 पर रेस्ट की बात कर रहा है, क्या ये वैलिड है? तो t इक्वल टू 0 पे, बात समझ रहे हो क्या भाई? उसने क्या बोला, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सपोज, इन्होंने क्या मस्ट भी तो नहीं कहा है, क्या कहा है, मे बी, लेकिन मे बी में भी यहां पे गड़बड़ी हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं x को a साइन ओमेगा टी आंसर देता हूं तो वेलोसिटी क्या आएगी, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही होगी। और t बराबर 0 रखने पे इसकी वेलोसिटी 0, तो हम फिर एक्सेलेरेशन को माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओके, तो इसको मैं करेक्ट करवा दूंगा। ओके, क्वेश्चन सही नहीं है ये। अरे बात समझ गए क्या? हाँ मतलब वो कुछ करना पड़ेगा, बट बात तो समझ गए ना आप लोग। अच्छा एक और बात है, एक और बात है, आप लोग एसएचएम पढ़े हुए हो, तो एक मिनट रुक जाओ, उससे नहीं आएगा, रुको मेरी बात तो सुनो। तो जैसे आप कहते हो कि सपोज सर एसएचएम से माने, तो भी याद रखना यहाँ वर्ड होना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बोलने के बावजूद भी ये क्वेश्चन सही नहीं हो रहा। क्यों? बिकॉज एट टी इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पर अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है तो ये एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता। इट मस्ट बी x इक्वल टू a cos ओमेगा t। क्या होना चाहिए? और अगर x बराबर a cos ओमेगा t होता तो फिर उसका एक्सेलेरेशन का फंक्शन होता, दूसरा फंक्शन होता, माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t होता। ओके, हम लोग जबरदस्ती क्वेश्चन को सही नहीं करेंगे, तो इसको मैं करवा दूंगा चेंज। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, वेरी गुड। एक बार और आया शायद ये क्वेश्चन, है ना? एक पेपर में 2 बार आपको एक ही क्वेश्चन का सामना हुआ है आपसे, ऐसा रेयर चांस होता है। एक मिनट, बात नहीं, देखो बात मत करो, तुम लोग खुश हो जाते हो तुरंत बोनस सुनते ही। क्वेश्चन नंबर 19, देखो हालांकि ये सिंपल है क्योंकि आप लोग 11 पढ़ के हैं इसलिए आ गया, अदरवाइज ये रिलेटिव में मैं आपको बताऊंगा कि इन चीजों को कैसे लिखा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में नहीं दिया है चार्ज कहां पर है, बताओ, दिया है क्या आपके? एक मिनट रुक जाओ, मैं पूछना चाह रहा हूं आपके उसमें दिया है क्या चार्ज कहां पर है? तो इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ी आ गई है। भाई देखो पेपर मैंने नहीं बनाया है, बट है, खड़े हो जाओ। हम कह रहे हैं ये जो स्मॉल क्यू जिसको हमने डिस्प्लेस किया है, इट इज नॉट गिवन वेयर इट इज प्लेस्ड। देखो, अच्छा भाई क्या करें इस क्वेश्चन का, आप लोग बता दो। आप लोग चाहते हो सही है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरे अकॉर्डिंग चार्ज की लोकेशन गिवन नहीं है, चार्ज x बराबर 0 पे है, x बराबर 5 पर है। देखो दिया है क्या आपके उसमें? हाँ,
नहीं, अलोंग वाई एक्सिस तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट रुक जाओ। अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेस करने के लिए पार्टिकल, देखो पार्टिकल तो हो तो कहीं पे भी सकता है ना। मान लो वो किसी एक्स कॉमा वाई पर होता। अरे यार तुम लोग सुन लो मेरी बात, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा कर देंगे, बट इसमें ये गड़बड़ी है। पार्टिकल प्रोवाइडेड होना चाहिए था, इट इज एट ओरिजिन। ओके, तो एक मिनट, कितने लोग करके आए ये बताओ पहले मेरे को। और प्लस वाई, चलो देखते हैं इसका क्या करना है, मैं बात कर लूंगा उनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई कितने लोग ये बात मानते हैं कि यस सर इसमें चार्ज की लोकेशन तो चाहिए, बिना लोकेशन के हम कैसे करेंगे। और आपको बता दूं ये क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है पहले कभी, और वो दिया था द चार्ज इज एट ओरिजिन। ओके, अरे बात मत करो ताकि हम लोग काइनेमेटिक्स पे आ जाए जल्दी से। एक्सरसाइज, सॉरी, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है बेटा, बहुत सिंपल है, इसको पीछे ले जाओ और इसका सिमिलर ट्राइंगल बना दो को ज्वाइन करते हुए। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 2 में डाउट है। एक मिनट रुक जाओ, एक बार आप खड़े हो। 2 में क्या डाउट है आपको, आंसर क्या आ रहा है आपका। आंसर नहीं आ रहा तो वो तो अपन मिल लेंगे। और कोई डाउट है किसी को इसमें। देखो इसमें वैसे तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि इसमें वैसे ये वर्ड लिखा नहीं है, द अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम वन मिरर। हालांकि इसके आगे लिखा होना चाहिए था एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे आप लोगों ने माना ही होगा। एक मिनट, एक मिनट, वैसे वैसे इस एंगल को मानना चाहिए, क्या कहते हैं, एक मिनट, इस एंगल को मानना चाहिए मिरर से। अगर हम उससे 60 आता है आंसर। कितने लोगों ने 60 लगाया है, ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने 60 लगाया है। और एक मिनट, कितने लोगों ने 30 लगाया है। तुम दोनों हाथ से, तुम लोगों ने कॉन्ट्राडिक्शन में डाल दिया। एक मिनट, एक मिनट बैठ जाओ आप। अब देखो, एक मिनट सुन लो मेरी बात, कि इसके आगे एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखा होता तो 30 मानते, और क्योंकि इन्होंने एट एन एंगल फ्रॉम द मिरर बोला है तो यह एंगल मिरर से 30 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आएगा, इसका आंसर 60 आएगा। ये आपका मिरर। एक मिनट यार, तुम लोग बाजार मत बनाओ यार, अपन बात कर रहे हैं ना, टेक्निकली बात करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है, रिट्रेस। तो एक रे इधर से आई है, इधर भेजना है, रिट्रेस कराने के लिए इट मस्ट बी नॉर्मल इंसिडेंस। दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज 30, तो ये होगा 60, तो ये भी होगा, ये होगा 30, तो दिस एंगल विल बी। मैं दोनों को मार्क्स दिलवा दूंगा, 30 वालों को भी और 60 वालों को भी। यही बात है ना, इतना मेरे हाथ में है, मैं दोनों को मार्क्स दिलवा दूंगा जिन्होंने 30 लगाया। लेकिन एक मिनट, एज पर फिजिक्स इसको आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं मानना था, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए इंसिडेंस वर्ड यूज होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी एज्यूम द एंगल विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से में, 3 में, सेकंड में क्या कह रहा है, इंसिडेंट बोला है, लेकिन इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलना पड़ता है उसके आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। एक मिनट पहले तो यार देखो, एक मिनट सुनो, अब आपको मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ मैं नंबर बोलूं हाथ खड़ा करना, क्योंकि तुम लोग क्या ऐसे सही नहीं कर रहे हो, अपना टाइम भी वेस्ट हो रहा है। वो बात अलग है कि कुछ गड़बड़ियां हैं तो तुम लोग चिल्ला रहे हो। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है ये, आपके पास 4 इक्वल चार्जेस है माइनस क्यू के।
ये कितना होगा आपके पास माइनस क्यू। अरे बात नहीं यार, तुम लोग कब समझोगे? बताइए, ये इसको रिपेल कर रहा है के क्यू स्क्वायर बाय 2a, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है √2a, तो ये आ जाएगा। इस पे फोर्स इधर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय, और इधर भी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय, और ये सेंटर वाला इसको इधर खींचेगा, तो इट विल बी और के क्यू क्यू, याद रखना मॉड लगा दिया मैंने, अपॉन डिस्टेंस है a बाय √2, तो a बाय √2 का होल स्क्वायर। तो ये इनके रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा। इसका रिजल्टेंट इधर आ रहा है के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर प्लस इसका इधर 45 डिग्री है, ये भी 45 है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा और परपेंडिकुलर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी √2, कितना डायरेक्ट लिख दू, √2 के क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर, यही ना। और इधर ये जो फोर्स है दिस इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन a स्क्वायर, ऊपर आएगा कितना 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, देखिए 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, एक मिरर है, ये d इसका क्या है, d इसकी विड्थ है, और ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर है, तो कह रहा है कि बताओ ये मिरर से कितनी डिस्टेंस पर होगा, हाउ फार फ्रॉम द मिरर सो दैट कि इस s को इसका फर्स्ट टाइम दिखाई दे। तो मुझे बताइए इसकी, थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को नीचे बना देता हूं। तो ये मेरे पास मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज। बताइए इसके इमेज का फील्ड ऑफ व्यू क्या है, ऐसा ही है क्या? अब इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू आपके पास आ चुका है, और आपको पता है कि आपका ऑब्जर्वर यहां कहीं पर है, तो जैसे जैसे पास जाएगा फील्ड ऑफ व्यू, जैसे जैसे पास जाएगा ये एंगल बढ़ेगा, समझ गए? तो ये रेस बाहर की ओर मुड़ रही है क्या, तो पहले ये कम रही होगी, फिर ऐसे मुड़ते 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 पहली बार किससे मीट करेगी, फ्रॉम दी एस, यस और नो? तो एस की लोकेशन यहां कहीं पर है, कितनी दूर है यहां से, तो ये है आपका डी, और इसकी डिस्टेंस भी डी है। ओके, और ये कितना है आपके पास d/2, तो आपको पता लगाना है कि ये y। तो पहले मुझे बताओ इस कंडीशन से पहले क्या होगा, इस कंडीशन से पहले अगर मैं ऑब्जेक्ट को नीचे रखता हूं तो ये रे ऐसे आएगी, इधर आ रहा है समझ में, और अगर हम इसको ऊपर करते हैं तो इसके बाद ऐसे रेज रहेंगी, तो इसको दिखाई देता रहेगा। तो क्या फर्स्ट टाइम की कंडीशन यही है? तो सिमिलर ट्राइंगल, दिस एंगल थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा, तो d/2y that is equals to d/d, y equals to d/2, d कितना 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, और किसी को डाउट है, किसी को 6 में नहीं हुआ? एक मिनट देख लो भाई, कुछ लोगों को डाउट आ रहा है। देखिए 6 को कैसे प्रोसीड करें, पहले तो बताइए आपका जो YZ प्लेन है, कौन सा प्लेन, नहीं XY प्लेन, ये रहा XY प्लेन, ये X ये Y। अब XY प्लेन में मिरर कैसे रखा है, परपेंडिकुलर, तो उसने ऐसे रखने के लिए कहा है मिरर को, ठीक है? तो वो इसी प्लेन में मतलब YZ के अकॉर्डिंग ऐसे रखने के लिए कहा है। हालांकि इसमें जो भी कंडीशंस हैं उसमें ऑब्जर्व द वेलोसिटी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द प्लेन मिरर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर P, तो ये ऐसे रखा गया है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ओके, और इसकी वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ। ओके, तो इसने आपको बोला है कि प्लेन मिरर जो है XY प्लेन में है, मूविंग टुवर्ड्स परपेंडिकुलर टू दिस, एंड
इमेज विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, उन्होंने यही माना है यार इसमें ना। तो इधर कितनी वेलोसिटी दी है इसकी, 2। तो देखो इस कंडीशन से इसका आंसर आ रहा है हमारे पास, क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कितनी है, if the object velocity, you have to estimate the object velocity, that is given as x I cap plus, अच्छा इन्होंने ना आपको नॉर्मल जो है वो आई कैप के अलोंग लेने के लिए कहा हुआ है, ओके, इसके परपेंडिकुलर रखने के लिए कहा, हालांकि इसके परपेंडिकुलर बहुत सारी डायरेक्शन होती है, बट यही माना है इन्होंने। तो कितना आएगा बताइए आपके पास मिरर के अकॉर्डिंग, तो इसके पैरेलल वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं करें हम लोग, तो वाई जे कैप तो एज इट इज आ जाएगा, और कौन सी वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसे चल रहा है तो इसका नॉर्मल के लॉन्ग कोई मोशन नहीं है, तो ये कितना आएगा, माइनस एक्स आई कैप। तो दिस इज योर माइनस एक्स आई कैप। ये किसकी वेलोसिटी है, इमेज की। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना है बताइए, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है आई प्लस 2j, तो माइनस करो, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 आई कैप प्लस वाई की जगह क्या आएगा, एक मिनट, y माइनस 2, और ये वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है, दिस इज गिवन एज 4 आई कैप प्लस 6 j कैप। तो x माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, 4, तो कितना है, माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना, 4। कितना आ रहा है x की वैल्यू, -5, x आ रहा है -5, और y माइनस 2 आ रहा है 6, तो y की वैल्यू 8। कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर 64 माइनस ऑफ 4y 4 इंटू 8, ओके। हालांकि यहां पर ये लिखा होना चाहिए था कि जो मिरर है आपका परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन है, बट दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, ठीक है, ये अंडरस्टूड किया इन्होंने यहाँ पे, इसी से आएगा आंसर, और कोई तरीके से फिर तो इनफाइनाइट केस बन जाते हैं इसके। हाँ वो बिल्कुल आप भी कह रहे हो, मुझे भी वैसे पता चला आंसर को देख के, है ना, ठीक है, मैं बात कर लूंगा सर से, है ना। इसमें होना चाहिए ये बात कि मिरर जो है एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर वी हैव इनफाइनाइट डायरेक्शंस, ओके। भाई नॉर्मल तो चाहिए होगा ना हमें, उसका नॉर्मल किधर है। नेक्स्ट, एक मिनट इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ये वाला क्वेश्चन भी ना। क्वेश्चन नंबर 7, वो अपन क्लास के बाद बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, हाँ आई कैप की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, आंसर नहीं सही आ रहा है। देखो इसकी वेलोसिटी जीरो कितने टाइम के बाद हो रही है, 1/2 सेकंड के बाद, y डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी आपकी, जब y की वेलोसिटी जीरो, उसके बाद ये नीचे आएगा, तो ये होगा एट t इक्वल्स टू हाफ सेकेंड, और t की वैल्यू हाफ रखने पर उसका x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो फाइंड द x कोऑर्डिनेट ओनली, क्वेश्चन में x पूछा है, तो 2 इंटू हाफ दैट इज 1। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, हालांकि अभी आप लोग इलेक्ट्रो में वहां नहीं पहुंचे, लेकिन आपको पता है फोर्स परपेंडिकुलर है क्या, तो वर्क डन 0 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट है यार, अभी तो आ गया पहले। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर, ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बाकी डाउट आप अलग से पूछ ले मेरे से, ना। कहां पे थे हम लोग लास्ट, लास्ट क्लास
कहां तक? ओके, एक क्वेश्चन लिखिए, अ पार्टिकल a particle performs rectilinear motion. A particle performs rectilinear motion along x-axis, along x-axis along x-axis whose x coordinate is 3t square minus t cube meters, where time is in second. Okay, 3t square minus t cube मीटर्स आएगा, मतलब x की वैल्यू मीटर में आएगी जब आप टाइम किस में रखेंगे, सेकंड्स में। तो अकॉर्डिंगली जो ये कांस्टेंट्स है ये डायमेंशनल कांस्टेंट बन जाएंगे आपके। जैसे ये है तो ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा इसकी यूनिट, और इसकी क्या आएगी, मीटर पर सेकंड क्यूब, इस तरह से। तो लिखिए, देन फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 1, then find out the distance and displacement of the particle, the distance and displacement of the particle up to 4 सेकंड, up to 4 सेकंड। इसका क्या मतलब हुआ, 4 सेकंड तक बात कर रहे हैं, तो 0 से 4, ये ध्यान रखना है कि इनिशियल नहीं दिया ना मैंने, यानी आपको स्टार्टिंग से लेके 4 सेकंड तक पूरा डिस्कशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखे, फाइंड आउट द टाइम, find out the time find out the time at which the particle find out the time at which the particle returns to its starting point. Find out the time at which the particle returns to its starting point. Question number 3 लिखिए, question number 3, find out the maximum displacement, find out the maximum displacement of the particle, maximum displacement of the particle along positive x direction, along positive x direction। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने क्या बोला, फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या मैंने इनिशियल का नाम लिया, इसका मतलब कहां से सोचना है आपको, स्टार्टिंग से, मतलब जब से शुरू हो रहा है पार्टिकल वहां से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मेरे पास x की वैल्यू क्या है, 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। पहले एक बार इसके मोशन के बारे में सोचते हैं। बताइए t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां पर है, याद रखना ये निकालना जरूरी होगा, क्योंकि मैं जब भी आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं, मैं एक्स कोऑर्डिनेट कहीं नहीं पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं आपसे, डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट में से इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तब डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ऐसा नहीं कि हम यहां पर एक्स पूछ रहे हैं आपसे, हम क्या पूछ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। बताइए t इक्वल टू 0 पार्टिकल कहां पर है, तो एट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 0। यहां से हमने इसको देखा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहां से यह आगे बढ़ रहा है, तो मुझे बताइए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा कि नेगेटिव। किस दिन बनोगे तुम लोग लॉजिकल, एक मिनट पहले लॉजिकल बनो, तुम लोग इमोशनली जवाब दे देते हो।
या तो आप इसमें वैल्यू रख के देखें तो आपको आइडिया लगेगा कि ये किधर जा रहा है, या तो है ना, और या फिर इसको पहले डिफरेंशिएट करो ताकि आपको पता चले। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि पाथ ट्रेवलिंग की जिम्मेदारी किसकी है? वेलोसिटी की। तो हमारे पास वेलोसिटी कितना है? dx by dt, दैट इज योर 6t माइनस 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी इज योर 3t, मैंने कॉमन ले लिया, 2 माइनस टी। अब मुझे दिख रहा है कि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी तो इसकी, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है। अच्छा, t से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू डाल के देखो, 0.00001 सेकंड, क्या होगा? तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब पार्टिकल जैसे टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो इसके पास क्या है? ठीक है, जैसे अभी आप देखो इसका t इक्वल टू 0 पर आप देख रहे हो कि भाई इसकी वेलोसिटी 0 है, पर जैसे टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा आपको वेलोसिटी दिखाई देगी किस ओर? पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू कर रहा है। तो बताइए इसकी वेलोसिटी कब तक पॉजिटिव है? जब तक ये पॉजिटिव है। इसके बाद जब ये 0 होगी उसके बाद, मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड से ज्यादा रखने पर वेलोसिटी, तो क्या हम कह सकते हैं कि एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। तो पहले पार्टिकल ऐसे जा रहा था क्या? लगातार जा रहा है। यहां पर इसकी वेलोसिटी, इसके बाद इसकी वेलोसिटी, अब ये जिंदगी भर, बात समझ रहे हो, हमेशा जाता रहेगा, अब कभी उधर जाएगा लगातार। क्या कहते हैं? नेगेटिव। अब इसकी वेलोसिटी नेगेटिव ही रहेगी क्योंकि वेलोसिटी t ग्रेटर देन 2 सेकंड पर वेलोसिटी नेगेटिव ही रहना है, तो लगातार उधर जाता रहेगा। तो इसका पाथ समझ में आया? पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ एंड इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर 2 सेकंड। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपसे 0 से लेकर 2 सेकंड तक की बात करता हूं तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा? लेकिन जैसे मैं 2 सेकंड से आगे जाऊंगा तो डिस्टेंस अलग आएगा और डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा। तो ऐसा करते हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, ऑर्डर मत देखना कि पहले कौन सा किया बाद में कौन सा किया। तो मुझे बताइए t इक्वल टू 2 सेकंड पर इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, x कोऑर्डिनेट 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। तो x की वैल्यू कितना आ रहा है? 4 मीटर प्लस का, ओके, तो ये प्लस का 4 मीटर। याद रखना ये मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट है, लेकिन मैंने आपसे थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो मुझे पता है x की मैक्स वैल्यू कितनी है? माइनस x इनिशियल। ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन में हम आपसे गलती करवा सकते हैं आराम से, पता है कैसे? यहां +2 देकर, यहां क्या दे दें? +2, फिर आप लोग का x की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 6। बहुत सारे लोग आंसर क्या कर देंगे? 6, जबकि आंसर क्या है? क्योंकि आपका इनिशियल t इक्वल टू 0 का कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 नहीं है, तो इस कंडीशन में 0 है क्या? तो x मैक्सिमम कितना? 4 माइनस 0, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। इसके बाद बाकी दोनों क्वेश्चन की बात करते हैं। एक में मैंने आपसे क्या पूछा है? फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अप टू 4 सेकंड। तो अब ऐसा करते हैं, सेकंड या फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम बात करते हैं कि t इक्वल टू कितना? 4 सेकंड। t इक्वल टू 4 सेकंड पर x निकालो, तो दिस विल बी और 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 क्यूब। कितना आ रहा है? x की वैल्यू -16 मीटर। एक मिनट, x की वैल्यू -16 मीटर, मतलब यहां है पार्टिकल आपका, यहां से कितना पीछे? 16 मीटर पीछे, यही है। तो याद रखना ये तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? -16 मीटर। अब बहुत संभल के जवाब देना है। मैंने आपसे इसमें पूछा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो पहले मैं निकाल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। कितना? तो डिस्प्लेसमेंट आएगा आपके पास, एक मिनट, x फाइनल माइनस x इनिशियल। जल्दीबाजी मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो एग्जाम में हम ऐसे ही क्वेश्चन डालेंगे कहीं। तो ये आएगा -16 एंड -0। तो योर डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? -16, प्रॉपर साइन के साथ जाएगा। अच्छा, अगर चारों ऑप्शन में साइन के साथ नहीं है तो फिर हम देखेंगे मैग्नीट्यूड कितना है। यस और नो?
अच्छा, अब चाहिए क्या? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये 4 मीटर आगे गया, फिर 4 मीटर वापस आया और 16 मीटर इधर गया। तो दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 16, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 24 meters. दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवलिंग। अच्छा, अगर यहां तक के लिए अब मैं वो क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दो और डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। क्लियर? और एक लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्टिकल वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे कब लौटेगा। तो हमें x इक्वल टू 0 चाहिए। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए पार्टिकल का x क्या रखना है? 0। जब हम पार्टिकल का x 0 रखेंगे तो वहां से देखिए 3t स्क्वायर माइनस ऑफ टी क्यूब इक्वल टू 0। कब आ रहा है t इक्वल टू? तो एक तो स्टार्टिंग है, तो एक तो t इक्वल टू 0 है और दूसरा t इक्वल टू, तो t इक्वल टू 0 तो स्टार्टिंग है। तो पार्टिकल कब वापस लौट के आ रहा है? एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, इसको नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, मैक्सिमम मिनिमा भी एक ही तरीका है, एक ही बात है, सिर्फ इस पार्ट के लिए ना। तो वो है, अब हम लोगों ने क्या उस डिफरेंशिएशन का नाम दिया हुआ है, इसलिए वेलोसिटी बोल रहे हैं उसको। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ट्वेल्थ की स्टार्टिंग हुई है, थोड़ा जोश में रहा करो, ऐसे एकदम। चलो सर क्वेश्चन कर लें, थोड़ा जोश में रहो एकदम यार, फिजिक्स की क्लास है। लिखिए, अभी तो 1D इजी सा पार्ट चल रहा है, सीधा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यही तो कर रहे हो, और है क्या? क्वेश्चन तो अब इसके बाद चालू होते हैं फिजिक्स के। क्वेश्चन लिखिए, देखो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन and moves towards positive x-axis, towards positive x-axis with velocity, with velocity alpha root x, with velocity v equals to alpha root x, where alpha is a positive constant and x is the x coordinate of particle, and x is the x coordinate of particle. Okay, then find out velocity and acceleration of the particle, velocity and acceleration of the particle
as a function of time, velocity and acceleration of the particle as a function of time, and as a function of time and velocity and acceleration of the particle as a function of time and the average speed of the particle and the average speed of the particle up to the moment when it travels a distance s naught, when it travels a distance s naught. When it travels a distance s naught. ओके, अच्छा क्वेश्चन है, इरोडो में दिया हुआ है, कैसे करना है देखते हैं. v इक्वल्स टू अल्फा रूट एक्स. ओके, अच्छा ये समझ में आ गया, पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट आपको पॉजिटिव रखने और अल्फा पॉजिटिव है आपके पास. ठीक है, तो एक मिनट पहले मैंने आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो मुझे कहीं से x मिल जाए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो पार्टिकल को मैंने t बराबर 0 पे ओरिजिन बोला है ना. हाँ, तो पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है. ओके, तो यहां पर वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा रूट एक्स, देन यू विल गेट dx ओवर रूट एक्स इक्वल्स टू अल्फा dt. इंटीग्रेट कर दे, इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू एट एनी टाइम t पर उसकी पोजीशन x है, क्योंकि वेलोसिटी फंक्शन ऑफ t चाहिए तो x एज अ फंक्शन ऑफ t आएगा तभी सॉल्व होगा. तो इसको इंटीग्रेट करने पर x पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, दैट वुड बी योर 2 रूट x. इतना तो समझ गए होंगे ना हम लोग. That is alpha t. Alpha is a positive constant. Then you will get the value of root x equals to alpha t by 2. सही बात है. तो that means the value of x equals to alpha square t square by 4. अब आप चाहो तो इस x को यहां रख दो या इसी को डिफरेंशिएट मार दो, वेलोसिटी आ जाएगी. सही है, तो मैं रख देता हूं, एक ही बात है दोनों का मतलब. तो v इक्वल्स टू कितना होगा, अल्फा रूट x की वैल्यू कितनी है, अल्फा t by 2. That means I am getting the velocity how much, alpha square t by, velocity आ गई. velocity को एक बार और डिफरेंशिएट मार दें, then I will get acceleration, that is alpha square by 2. पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा है, ध्यान देना, अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें पार्टिकल का कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो कोई जरूरी नहीं है. कैसा भी हो आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं. समझ गए. तो आपको क्या पता चल गया, एक्सेलरेशन अल्फा स्क्वायर बाई 2 आ रहा है. सही बात है. अच्छा, इसको हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं एक्सेलरेशन को, लेकिन क्योंकि एज अ फंक्शन ऑफ टी लाना था इसलिए मैं टी वाले रास्ते से गया हूं, वरना अगर सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा होता तो एक बार मैं इसको क्या कर सकता हूं, ये मेरा v क्या लिखा है, अल्फा रूट एक्स, तो क्या मैं लिख सकता हूं, इट इज v स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एक्स. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, v स्क्वायर को 2v और चेन रूल से dv बाय dx, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 1. देन आई एम गेटिंग द वैल्यू v dv बाय dx से क्या है, एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल्स टू. अच्छा एक मिनट सुन लो, हो सकता है वो इस क्वेश्चन की बात ना हो. यहां से आपको एक्सेलरेशन मिल गया, बाई चांस ये कांस्टेंट आया है इसलिए एज अ फंक्शन ऑफ टी देने में हमें कोई दिक्कत, लेकिन मान लो इसमें कुछ x बच रहा होता तो फिर फाइनली आपको x वहां से लाके रखना पड़ता तब जाके आएगा. यस और नो. तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया. अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो एक लाइन का है. पहले मुझे बताइए, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर है और विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो मैंने उससे बोला है कि इनिशियली एस नॉट डिस्टेंस ट्रेवल कराना है इनिशियल से. तो पहले बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है क्या, और पार्टिकल ओरिजिन से चल रहा है तो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट एस नॉट होगा. भाई याद रखना ये ऑब्वियस नहीं है क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट. पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पूछा गया है आपसे क्या,
एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस तो एस नॉट है, लेकिन मेरे पास यहां जो एक्सप्रेशन है, यहां डिस्टेंस का एक्सप्रेशन नहीं है। किसका एक्सप्रेशन है? डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, एक्स का एक्सप्रेशन है। किसका एक्सप्रेशन है? एक्स का। बिकॉज एक्स इनिशियल इज जीरो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा एक्स फाइनल सीधा सीधा एस नॉट होगा। अरे यस और नो? तो डिस्टेंस तो मिल ही गया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या मिल जाएगा मुझे? एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस तो है, इसका टाइम चाहिए, और इसका टाइम निकालने के लिए ये इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं, रूट एक्स इक्वल्स टू अल्फा टी बाई टू। तो क्या है रूट एक्स इक्वल्स टू अल्फा टी बाई टू? तो रूट एक्स की जगह एस नॉट इक्वल्स टू अल्फा टी बाई टू। कितना आएगा टी की वैल्यू? टू रूट एस नॉट अपॉन अल्फा। बताइए, तो टू रूट एस नॉट अपॉन अल्फा। क्लियर? तो यहां से क्या होगा, टी की वैल्यू आ गई है, तो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस, हाउ मच इट इज? एस नॉट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये आ जाएगा टू रूट एस नॉट अपॉन अल्फा। तो आएगा अल्फा अंडर रूट एस नॉट अपॉन टू। अरे समझ गए क्या? एवरेज स्पीड इज योर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको नोट करिए। नेक्स्ट, ओके, कोई डाउट किसी को? अच्छा, जैसे हम लोग x यूज कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में y यूज किया हो सकता है, तो आप समझ जाना कि वो मोशन किसके अलोंग हो रहा है? y के डायरेक्शन में। ओके, ओके। इसमें समझने वाली बात यह कि एस नॉट को हमने x में कैसे यूज किया, क्योंकि पार्टिकल सीधा चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हमने x की जगह एस नॉट यूज किया है। ओके, तो देखिए अब 1D में जो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें आप कभी इंटीग्रेशन कर रहे हो और कभी डिफरेंशिएट करने में नहीं सोचना है, लेकिन इंटीग्रेट करने में आपको लिमिट्स लगानी होती है। सही बात है क्या? तो जब आप उसके अकॉर्डिंग करते हो तो वो बातें तो ठीक है। अब जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके पास जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है, कि ग्राफ्स पे कौन सी चीज कैसे एनालाइज की जाती है, ठीक है क्या? तो हम लोग पहले ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पे आ जाते हैं। मिटा दूं ये? ओके,
देखिए अब इधर कॉन्सेंट्रेट करना, ग्राफ में बहुत गलतियां होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में आप लोग ये बात जानते हो, डिफरेंशिएशन में जो है, डिफरेंशिएशन किसी का अगर हम करते हैं तो वो टेंजेंट का स्लोप होता है। तो ऐसे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे सपोज मेरे पास कोई y है और कोई x, इधर देखना, मान लो y और x में ऐसा ग्राफ बना, तो मैं दो बातों के बारे में बात कर रहा हूं, एक डेल्टा y बाय डेल्टा x। याद है ना, अभी हमारे मोशन से कोई रिलेटेड नहीं है, अभी हम जनरल बात करें, फिर किसके बारे में बात होगी उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। और इधर मैंने लिखा है एक और चीज, dy बाय dx। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? तो मेरे पास डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो y में चेंज अपॉन, तो मान लो ये इसका इनिशियल है, x इनिशियल y इनिशियल, और ये है x फाइनल y फाइनल। क्या कहते हो? तो क्या ये डेल्टा x होगा? पहले बताओ, ये डेल्टा x है और ये क्या है? डेल्टा y। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रेशियो डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि सर इन दोनों का रेशियो लेंगे, जो भी आएगा आ जाएगा। अदरवाइज इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि ये जो एंगल बनेगा ये tan थीटा डेल्टा y बाय डेल्टा x के इक्वल होगा। तो अगर मैं y और x का कर्व बनाता हूं, तो जो भी दो पॉइंट्स होंगे ना, उन दोनों को ज्वाइन करके जो आपका क्या बनेगा? कॉर्ड। क्या बनेगा? कॉर्ड। उस कॉर्ड का जो स्लोप होगा दैट विल प्रोवाइड यू द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस। हाँ या ना? तो डेल्टा y बाय डेल्टा x इस कॉर्ड का स्लोप है। अरे यस और नो? और अगर मान लीजिए dy बाय dx कहते हैं हम, dy का मतलब ये डेल्टा y कम कर दें और डेल्टा x भी, तो ये पॉइंट यहां से उठ के इसके पास में ही आ जाएगा क्या? तो क्या आप ये बात समझते हो कि अगर हम इनको स्मॉल कर देते हैं तो डेल्टा एक्स भी छोटा है और डेल्टा वाई भी छोटा है? देखो बहुत छोटा था, मैंने बना दिया, इससे भी छोटा है ये 0.000, समझते हो क्या? तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो क्या बनता है? क्या एक टेंजेंट बनता है? तो जब भी dy बाई dx आए आपके पास, तो उसको हमें क्या बोलना है? टेंजेंट का स्लोप। जिस मोमेंट पर बात होगी उस मोमेंट के टेंजेंट का स्लोप। तो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x और dy बाई dx, क्या ये दोनों बातें समझ में आ रही है? तो dy बाई dx क्या होता है? y और x ग्राफ के टेंजेंट का स्लोप। और डेल्टा y बाई डेल्टा x, जिस भी दो इंटरवल की बात की जाएगी उन दोनों में कॉर्ड का स्लोप जो होगा वो डेल्टा y बाय डेल्टा x, और किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप dy बाय dx प्रोवाइड करेगा। यस और नो? तो अब ये जो डिफरेंशिएशन और ये डेल्टा, ये कई जगह आएंगे। जैसे आपके पास एक्सेलरेशन है, वहां पर रेट निकालते हैं हम, वेलोसिटी निकालते वक्त रेट निकालते हैं। यस और नो? और आप स्पीड के लिए ds बाई dt भी करते हो। यस और नो? तो जहां भी डिफरेंशिएशन होगा वो टेंजेंट का स्लोप होगा उन दोनों ग्राफ्स के बीच में, और जहां पर डेल्टा अपॉन डेल्टा होगा वो एवरेज को बताएगा, और वो जो एवरेज है वो आपका कॉर्ड का स्लोप बनेगा। यस और नो? तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने डिस्कशन पे। तो मेरे पास ग्राफिकल एनालिसिस में अगर मैं ये कहता हूं कि x किसको डिनोट करता है? x किसको डिनोट करता है? x कोऑर्डिनेट, बेसिकली पोजीशन। कोई इसको डिस्प्लेसमेंट तो नहीं समझ रहा? डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे इनिशियल भी पता होना चाहिए, तब माइनस करेंगे तब डिस्प्लेसमेंट आएगा। याद रखना, इट इज पोजीशन। यस और नो? तो एक बात बताओ, अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी इज व्हाट? dx बाय dt। ये कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस। एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? डेल्टा x बाय डेल्टा t। यानी कि अगर मैं आपको xt कर्व देता हूं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट का, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द slope of tangent on xt कर्व। अभी लिखना नहीं, मैं कुछ चेंजेस और कर दूंगा इसमें, पहले इतना समझो। क्या xt ग्राफ पर टेंजेंट का स्लोप क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर मैं कहता हूं कि एवरेज
velocity is the slope of chord, जो भी chord बनेगा between A and B या between initial and final, yes or no? तो average velocity is the slope of chord between initial and on which curve? xt curve, सही बात है। तो xt कर्व में हमारे पास ये आएगा। ओके, तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। तो अगर हम आपको x वर्सेस t का कोई भी कर्व देते हैं तो दिस इज x वर्सेस t। ओके, तो x वर्सेस t में अगर हम आपसे कहते हैं कि आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप बताएं, तो ये एट एनी टाइम t पर टेंजेंट है क्या? तो इसका जो ये एंगल होगा tan थीटा, ये dx बाय dt को बताएगा। अरे यस और नो? और अगर मैं किसी दो पॉइंट के बीच का कॉर्ड ले लेता हूं तो ये x है और ये t, y नहीं है बेटा, t है। तो यहां पर ये इनिशियल है और ये, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये मेरे पास क्या है? दिस इज डेल्टा x एंड दिस इज डेल्टा t। तो ये थीटा है, इसको पीछे एक्सटेंड करके एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकाल लो ये यहीं से। तो ये है क्या? स्लोप ऑफ कॉर्ड। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। इतना समझ में आया क्या? अच्छा, अभी एक्स आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन को। मान लीजिए इफ एक्स नॉट इज इनिशियल पोजीशन, ऐसा क्यों कर रहा हूं आप समझ जाएंगे। तो मैं डिस्प्लेसमेंट x बोलूं या x माइनस एक्स नॉट बोलूं? x माइनस एक्स नॉट, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर x बराबर 0 से चलता है तो ये x ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट वुड बी और x माइनस एक्स नॉट। सही बात है। तो बाई चांस अगर आपसे क्वेश्चन ने x के जगह वर्ड यूज कर दिया डिस्प्लेसमेंट, ओके, तो एक बार बताओ, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ और क्या कहते हैं x के ग्राफ में कुछ अंतर है क्या? भाई इसमें माइनस एक्स नॉट और करना है, तो एक्स नॉट जो भी होगा उसको माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर ग्राफिकल वे में देखा जाए तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा या ऊपर? अगर इनिशियल मतलब वो डिपेंड करेगा कि आपका एक्स नॉट कितना है। बात समझ गए? एक्स नॉट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके करस्पॉन्डिंग शिफ्टिंग हो जाएगी ग्राफ की। तो x अलग चीज है और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट मारो, क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएट मारने पे क्या आएगा? x नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो 0 हो जाएगा। तो यह आएगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन भी dx बाई dt के बराबर ही आएगा। यस और नो? मतलब याद रखना, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट अलग चीजें हैं, लेकिन डिफरेंशिएट करने पे पोजीशन को अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो भी dx बाई dt आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करता हूं तो भी। तो क्या मैं अब ये भी बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पर कोई कॉर्ड बना देता हूं तो वो एवरेज वेलोसिटी को देगा। तो मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं। अभी मैंने यहां पे क्या बोला कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन xt कर्व और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। यस और नो? अबे कर दिया मैंने यहां पर चेंजेस। आप लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हो ये भी, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dx बाय dt ही आएगा, x नॉट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। समझ में आई बात? इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, xt कर्व कहें या फिर डिस्प्लेसमेंट। मतलब मान लीजिए आपने डिस्प्लेसमेंट की प्लॉटिंग की है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ चल लो, क्योंकि ये x नॉट इनिशियल वैल्यू है तो इसका रेट लेने पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। x2 माइनस x1 करोगे तो x नॉट कट ही जाएगा। यस और नो? तो याद रखना, xt ग्राफ का स्लोप या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप दोनों क्या देते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसी पे कोई कॉर्ड बनाते हैं तो
एवरेज वेलोसिटी। बात समझ गए? इतना नोट करिए, पहला डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया। एक मिनट, हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे हैं? क्लियर है ये पॉइंट? तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम हो चाहे पोजीशन वर्सेस टाइम हो, दोनों ग्राफ का स्लोप आपको dx बाय dt देगा। ये स्टेप लिखना चाहते हो तो ये भी लिख लेना, d ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इट विल गिव व्हाट, dx बाय dt। ये अगेन इट इज प्रोवाइडिंग द वेलोसिटी। ठीक है, ओके। क्लियर? मिटा दो ये, चलो लिख लिया ना, कुछ तो बोल दो। ओके, अब इधर देखिए, अभी हम लोग स्लोप पे बात करें तो क्या आप ये टेन थीटा के बारे में जानते हो प्रॉपरली? टेन थीटा आपका 0 से π/2 तक पॉजिटिव रहता है और π/2 से पाई तक नेगेटिव रहता है, ये रहता है। अच्छा, उसके वैल्यू के बारे में सोचो जरा, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। एक मिनट, एक मिनट, टेन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है क्या? कभी देखा है? तब तो मैं बना देता हूं। टेन थीटा ऐसा होता है, बोलिए। तो ये वैल्यू इधर पॉजिटिव है और बढ़ रही है, टेक्निकली ये भी बढ़ रही है, मैथमेटिकली ये नंबर भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड घट रहा है? तो इधर हम ऑब्ट्यूस एंगल में होते हैं, तो एंगल बढ़ाने पर टेन थीटा का मैग्नीट्यूड कम होता है। क्या ये बात जानते हो? तो ऑब्ट्यूस एंगल बढ़ाने पे टेन थीटा का मैग्नीट्यूड कम होगा और एक्यूट एंगल बढ़ाने पे बढ़ेगा। समझ गए? तो ऑब्ट्यूस एंगल का बढ़ना और एक्यूट एंगल के बढ़ने में, एक्यूट एंगल से वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, बट मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। यस और नो? जैसे मान लो ये है -∞ से 0 जा रहा है, तो मैथमेटिकल वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन इसका मॉड मॉड
कम होता जा रहा है, यस और नो? मान लो पहले -4 था तो मॉड आएगा 4, फिर -2 हुआ तो -1 हुआ तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ tan थीटा बढ़ रहा है और इधर मैग्नीट्यूड ऑफ tan थीटा घट रहा है। समझ गए कि नहीं? तो जब आप ग्राफ एनालाइज करते हैं तो tan थीटा को ध्यान से देखना है। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेना जो मैं अभी बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको मैंने टेंजेंट का स्लोप क्या बताया? चलिए, तो मेरे पास एक ही है x वर्सेस t, या मैं आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस t ग्राफ भी दे सकता हूं। बताइए, एक ग्राफ मैंने आपको ऐसा दिया, तो पहले तो आपको एनालाइज कैसे करना होता है? टाइम इंक्रीजिंग की तरफ जाके। किधर जाके? उधर रिवर्स नहीं आना है, किधर जाना है? टाइम इंक्रीजिंग पे। मान लीजिए पार्टिकल यहां है तो आप उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हो। बताइए, इसका tan थीटा ऐसा है क्या? क्या एक्स एक्सिस के साथ एंगल एक्यूट है? तो tan थीटा पॉजिटिव। ये तो कंफर्म हो गया कि वेलोसिटी क्या है। अभी देखना, धीरे धीरे आप सारी बातें बताओगे। तो वेलोसिटी क्या है यहां पर? पॉजिटिव। अब टाइम आगे बढ़ाते हैं। टाइम आगे बढ़ाने पे थोड़ा आगे गए, बताओ, एक मिनट, क्या tan थीटा बढ़ गया? थीटा बढ़ गया एक्स एक्सिस के। और आगे जाएं तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो क्या यहां थीटा बढ़ रहा है? तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। एक मिनट, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी को बढ़ रहा है या घट रहा है मैं उसके मैग्नीट्यूड के बिहाफ पे बोलूंगा, मुझे उसके साइन से मतलब। तो tan थीटा का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। यस और नो? कितने लोगों को पता चल रहा है? द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इज, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो रेक्टिलिनियर मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यही होता है दो केस। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, अभी नहीं पता चल रहा है, बट जैसे जैसे ग्राफ आगे जा रहा है तो मुझे दिख रहा है कि ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। यस और नो? दिख रहा है कि नहीं? तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार एंगल बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी यहां बढ़ रही है। यस और नो? तो क्या मैं यहां पर इस जगह पर अगर आप बात करें तो इससे जस्ट आगे वेलोसिटी बढ़ी है, तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने आपको बताया था सेम डायरेक्शन स्पीड अप। क्या ये स्पीड अप है? ओके, अभी फिर देखते हैं। मान लो ये ग्राफ दिया मैंने आपको, x वर्सेस t और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस t। मान लीजिए ग्राफ मैंने दिया आपको ऐसा, ओके? तो यहां पर टेंजेंट ऐसा है, एंगल थीटा क्या एक्यूट है? वेलोसिटी पॉजिटिव। कंफर्म? वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास पार्टिकल यहां पर है, यहां से थोड़ा आगे बढ़ के यहां गया तो मुझे दिख रहा है अच्छा स्लोप थोड़ा डाउन हो गया, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थोड़ा कम हो गया। तो एक मिनट रुक जाओ, थीटा डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है? तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। समझ रहे हो? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है ना? तो पार्टिकल स्पीड अप स्पीड डाउन, स्पीड डाउन हो रहा है। तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन, तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। दिखता है क्या सबको? मतलब हम xt ग्राफ से ही वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन के साइन का भी पता लगा रहे हैं। यस और नो? जैसे मान लो एक केस ये वाला, अब कंफ्यूजन शुरू होगा यहां से। ये आपके पास x वर्सेस t, मैंने ग्राफ बनाया ऐसा, ओके? टाइम आगे बढ़ाना है, उधर जाना है आपको, उधर से इधर नहीं आना है। चलिए, सबसे पहले वेलोसिटी निकाल रहा हूं इस जगह पर। क्या करें? टेंजेंट, ये टेंजेंट, टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल एक्यूट ऑब्ट्यूस। अब थोड़ा ध्यान से चलना है क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है ना, तो tan थीटा नेगेटिव है, यानी वेलोसिटी नेगेटिव साइन का है। यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव साइन की है, ओके? इसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं आगे तो आपको दिख रहा होगा ग्राफ थोड़ा ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे मतलब
एक मिनट, ग्राफ को ऐसे देखो, ये ऐसा है और ये एक्स एक्सिस, तो ये एंगल थीटा है क्या? तो ये एंगल आपके पास थीटा जो है, थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? अब ध्यान से जवाब देना, थीटा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? क्योंकि थीटा बढ़ रहा है तो एक मिनट, मुझे ये बात पता है कि टेन थीटा नेगेटिव है, ये बात सही है। मैथमेटिकली टेन थीटा बढ़ेगा लेकिन उसका मॉड कम हो रहा है, यस और नो? और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो अपने साइन से नहीं जानी जाएगी, वो अपने मैग्नीट्यूड से जानी जाएगी। तो यहां पे ध्यान रखना है, स्टिल द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ बहुत सारे लोग, क्योंकि मैथमेटिशियन है ना सभी लोग, तो वो यहाँ पे गड़बड़ करेंगे। तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, स्पीड अप स्पीड डाउन, स्पीड डाउन, वेलोसिटी इज नेगेटिव, दैट मीन्स योर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। क्या समझ आता है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, समझ में आई बात? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है और नेगेटिव में मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी आगे है तो एक्सेलरेशन, तो यहाँ वेलोसिटी पीछे है तो एक्सेलरेशन आगे होगा। तो ये कंडीशन है जहां पर वेलोसिटी कैसी है। ओके, और एक और केस देखते हैं, ऐसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, ये एक्स और ये टी। मान लीजिए मैंने आपको ग्राफ दिया ऐसा, क्या रहेगा? एक मिनट, पहले तो आपको स्लोप बनाना है, किसी टाइम पर बना लो। यहां पे क्या ये टेन थीटा है? एंगल एक्यूट ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल, तो थीटा ऑब्ट्यूस है, तो मुझे दिख रहा है कि वेलोसिटी तो कंफर्म नेगेटिव ही आएगी, बोलो। तो वेलोसिटी नेगेटिव है, एक मिनट, वेलोसिटी नेगेटिव है आपका, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऑब्ट्यूस एंगल का मैग्नीट्यूड, ऑब्ट्यूस एंगल कम हो रहा है, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस एंगल कम हो रहा है, यानी थीटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? थीटा डिक्रीज करने पर ऑब्ट्यूस में टेन थीटा, टेन थीटा तो घटेगा लेकिन मॉड ऑफ टेन थीटा बढ़ेगा। तो मॉड ऑफ टेन थीटा बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा? तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ये कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना ये दोनों। वहां पर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, यहाँ वेलोसिटी, ये जैसे जैसे स्लोप यूं गिर रहा है वैसे वैसे इसका इंक्रीजिंग वैल्यू है, कंफर्म? तो एक्सीलरेशन का अगर मुझे साइन देखना हो तो वेलोसिटी नेगेटिव एंड वेलोसिटी यानी सेम डायरेक्शन, दैट मींस इन दिस केस द एक्सीलरेशन वुड बी नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं? फटाफट ये चारों डायग्राम बनाइए। ओके, फटाफट बना लो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं। देखो बेटा, कैमरा बंद कर दो, ये मोबाइल में रह जाएगा जीवन भर, मैं बता रहा हूं, और किसी दिन वो जब खोलोगे तो फाइल हैज बीन करप्टेड, वो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है? इसलिए कॉपी से पेन से लिखो, है कि नहीं? जब जरूरत पड़ता है वो फाइल खराब हो चुकी होती है तब तक। टेंजेंट थोड़ा ढंग से बनाए, नहीं रफ फेयर कुछ नहीं होता है, एक ही बार काम करना है। अरे कितने लोग घर पे जाके रफ और फेयर खेल रहे हैं बचपन की तरह, मुझे ये बताओ भाई। ये कहना चाह रहा हूँ, कितने लोग घर पे जाके फिर फेयर करते हैं? ये एक मिनट, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है आपका, है ना? अच्छा, क्वेश्चन का होमवर्क आपको क्या कहते हैं अगले टॉपिक से मिलने लग जाएगा, क्योंकि अभी मैंने क्या है कि मैं चाहता हूं एक बार आप सारी चीजें वनडी की देख लो, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, उसके बाद फिर हम लोग एक साथ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्या क्या टाइम हो गया क्या? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वैसे अभी मैं होमवर्क मार्क करवा देता हूं, कुछ देना, एक मिनट, शीट है किसी के पास? ग्राफिकल वाले छोड़ के दूसरे क्वेश्चन देता हूं, है किसी के पास शीट? वेरी गुड।
एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर अभी रहने दो, इसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, अभी रहने दो। हालांकि इजी क्वेश्चंस है, बट मैं एक बार कांस्टेंट एक्सीलरेशन मुझे भी पढ़ा लेने दो, दे दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास से दे दूंगा। ओके।